इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। 75 साल से हो रहे सबसे बड़ा घोटाला के बारे में तो मैं उजागर करने जा रहा हूं और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि यह घोटाला क्या है और इस घोटाला से देश की 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग किस प्रकार से गरीबी, कमजोरी, मजबूरी, लाचारी और बेरोजगारी में जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो साथियों, इसको मैं ये भी बताऊंगा कि इसका निवारण क्या है और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसके निवारण से इस देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, खास करके इस देश की 90% आबादी जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक सहायता भी मिलेगी और वो सामाजिक रूप से मजबूत भी होंगे। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने जो बात करने जा रहा हूं वो बात यह है, जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी जो है इस भारत देश में, ये अनरिजर्व कैटेगरी भारत देश का एक सबसे बड़ा घोटाला है जो पिछले 75 साल से इस देश में चल रहा है। पिछले 75 साल से मैं इसको देख तो सब लोग रहे हैं लेकिन महसूस कोई नहीं कर पा रहा है कि ये एक घोटाला है। मैं समझाता हूं आपको। आपने सुना होगा इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एक जो अंतिम है वो है अनरिजर्व कैटेगरी। आपको मालूम है ये अनरिजर्व कैटेगरी में हम सब लोग अपना अपना योगदान, अपना पेट काट के अनरिजर्व कैटेगरी बनाने का काम करते हैं, लेकिन इस अनरिजर्व कैटेगरी से इस अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि जब ये कैटेगरी के लोग सरकारी नौकरी में आएंगे, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सरकारी व्यवस्थाओं में आएंगे, तो ये लोग आके हमारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाने का काम करेंगे। लेकिन नहीं हुआ ऐसा पिछले 75 सालों में। उन लोगों ने इस देश को और दूसरे तरफ धकेला। उन लोगों के कारण, इस देश का अनरिजर्व कैटेगरी के कारण आज इस देश में जाति नाम का जो जहर है वो जरूरत से ज्यादा फैलता जा रहा है और इस हद तक फैल गया कि आप एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देखोगे, उसमें से 50% और उससे ज्यादा जो क्राइम होते हैं वो जातीय आधार पर होते हैं इस देश में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के गरीबी, कमजोरी, लाचारी और मजबूरी और पिछले 75 साल में ये जो भारत देश विकासशील से आज तक विकासशील रहा, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, आपका अनरिजर्व कैटेगरी में नौकरियां। अब देखिए, इसको समझिएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में हमारा क्या योगदान है। एससी समाज, एसटी समाज अपना 3 से 4% जो है अपना पेट काट करके, जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि एससी समाज की आबादी 17.5% है इस देश में, लेकिन उनको रिजर्वेशन मात्र 15% मिलता है। वैसे ही एसटी का आपने सुना है, जो वर्तमान डाटा हमारे पास है, हालांकि ये डाटा भी बदल सकता है, हमारी संख्या और बढ़ेगी, लेकिन खैर मैं उसी डाटा पे बात करता हूं। तो तब मैं कहता हूं कि जब एसटी समाज का 8.5% उनका आबादी है, उनको आरक्षण मिलता है कितना, 7.5%। उसके बाद ओबीसी समाज को आप देखोगे, इनकी आबादी बिहार की जाति जनगणना को अगर हम लोग आधार मान लें तो बिहार की जाति जनगणना से ये कहता है कि 63% पॉपुलेशन जो है इस देश का वो है ओबीसी समाज का, लेकिन उनको आरक्षण कितना मिलता है, मात्र 27%। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी भी अपना पेट काट करे, लगभग 33 से 34 या 34 से 35% अपने हिस्से का, अपने अधिकार का इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में वो अनरिजर्व कैटेगरी के नाम पे उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करके देश में जात पात फैलाने का और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इसकी आर्थिक स्थिति को समझिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकारी नौकरियों में इस देश के जीडीपी का 3% जो है खर्च होता है सैलरी के नाम पे, जो 9 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष होता है। उस 9 लाख करोड़ प्रति वर्ष में 50% भी, अगर हम 49.5% है, वैसे 50% भी हम मान लेते हैं तो 4.5 लाख करोड़ रुपया हमारे हिस्से का आता है। और हमारे हिस्से का आता है, उसकी भी स्थिति हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरटीआई करवाई। आरटीआई से पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के तारीख में लगभग 70 से लेके 85% सीटें एससी की, एसटी की, ओबीसी की खाली है आज भी। इसका मतलब जो 4.5 लाख करोड़ रुपया जो हमारे घरों में जानी चाहिए थी, उसमें से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारे परिवार, हमारे समाज, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के पास जा रही है। इसीलिए इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी लोग गरीब, कमजोर, लाचार, मजबूर और बेरोजगार हैं। मैं सही बोल रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं आपको बताता हूं, ये जो यानी आपका इधर हो गया और उसके बाद आप देखिए कि इसमें से जो आज
हमको आरक्षण में जो हमने अपनी कुर्बानी वहां दिया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नाम आपने सुना है। इस देश में सवर्णों की आबादी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, कहीं 6% है, कहीं 7% है, कहीं 8% है, अगर उसमें से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तब। लेकिन आरक्षण के नाम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं वो 10% में 10% आरक्षण लेके बैठे हुए हैं, और इसका मतलब उनको 100% आरक्षण मिलता है और बाकी लोगों को किसी को आधा और किसी को कुछ उससे कुछ कम। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस देश में 6 लाख करोड़ रुपया जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों का है, उन लोगों का पैसा इस देश का अनरिजर्व कैटेगरी के नाम पे जा रहा है और इससे देश को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तब हम लोग यहाँ पे प्रपोज करते हैं, WTP, डायमंड परिवार, यदुवंशी महासभा और इस देश की सारी बहुजनों की जितनी भी संस्थाएं, वो सारी बहुजनों की संस्थाएं ये प्रपोज करती है कि जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जगह पे एक नया कैटेगरी लाया जाए जिसका नाम हम लोग राष्ट्र निर्माण कैटेगरी रखें। समझ रहे हो? उसका नाम राष्ट्र निर्माण कैटेगरी। और राष्ट्र निर्माता ये कौन कौन लोग होंगे? इस कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? तो इस कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो अंतर जातीय शादी करेंगे या इंटर कैटेगरी शादी करेंगे या इंटर रिलीजन शादी करेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई एससी जो है अगर किसी ओबीसी से शादी कर लिया तो वो राष्ट्र निर्माण कैटेगरी में आएगा। कोई ओबीसी किसी ब्राह्मण से शादी कर लिया तो वो राष्ट्र निर्माण कैटेगरी में, राष्ट्र निर्माता कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब ये जो कैटेगरी अगर बनाया जाए और इसमें 25% आरक्षण हम लोग लेकर के आए उन लोगों के लिए, तो आप समझिएगा, डेटा से मैं आपको समझाता हूं। 7th पे कमीशन के बाद ये पता चल गया कि इस देश में लगभग 36 लाख लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। बिहार की जाति जनगणना से पता चल गया कि 20,47,000 आदमी सिर्फ एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करता है, और बिहार जैसी इस देश में लगभग 20 ऐसे स्टेट हैं जो 20-20 लाख लोगों को नौकरी देता है। इसका मतलब अगर एवरेज हम निकाल लेते हैं तो ये जो संख्या होती है वो लगभग 4 करोड़, यानी 4 करोड़ 36 लाख लोग सरकारी नौकरी इस देश में करते हैं। और उस 4 करोड़ 36 लाख लोगों को हर व्यक्ति जो भारत देश में रहता है वो उसकी मैक्सिमम जो नौकरी करने की जो समय होता है वो लगभग 30 साल होता है। और 30 साल में इसका मतलब ये हो गया कि हर साल लगभग 14 लाख लोग रिटायर करते हैं। जब 14 लाख लोग रिटायर करते हैं इसका मतलब 14 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट भी होती है। अगर उस 14 लाख में 25% हम राष्ट्र निर्माता की कैटेगरी में रख दें तो इसका मतलब 3.5 लाख बच्चे हर साल इसकी सीटें हर साल वैकेंसी निकलेगी। और आप लोगों को जान करके अच्छा लगेगा कि भारत देश में एक सीट पे तो कम से कम 100 बच्चा तैयारी करता है सरकारी नौकरी के लिए। मैं सही बात कर रहा हूं? इसका मतलब चलो 100 को हम छोड़ देते हैं, उसको लेकर के हम आ जाते हैं 10 बच्चा भी अगर एक सीट पे नौकरी करता है, इसका मतलब 35 लाख ऐसे लोग हो जाएंगे इस देश में जो लोग इंटर कैटेगरी, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन शादी करेंगे। इसका मतलब इन लोगों के इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन शादी करने से इस देश में ये जो जाति का जहर है, जो पॉइजन ट्री है, ये धीरे धीरे दरकने लगेगा, पिघलने लगेगा और टूटने लगेगा। और आने वाले समय में इस देश में एकता, मानवता, बंधुता, भाईचारा, प्यार देने वाला एक समाज तैयार होगा। और जब ये समाज तैयार होगा तो आज जो आप लोग सुनते हो कि जाति के आधार पर इंटरव्यू में किसी को नंबर कम देकर के हटा दिया गया, लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर एक एससी कोई एक अपर कास्ट के लोगों से शादी कर लेता है और उनके लोग इंटरव्यू में बैठे होते हैं, जब वो लड़की वो महिला इंटरव्यू बोर्ड में जाएगी तो उसके साथ वो आदमी गैर बराबरी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसके साथ वो लोग भी आगे बढ़ जाएंगे जिसके साथ वो परिवार जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब मिला जुला के एक साल में लगभग 1 करोड़ ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होगा, ऐसे युवाओं का निर्माण होगा, ऐसे ब्रिगेड तैयार होंगे जो जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस देश में मानवता, एकता और बंधुता को वो लोग लागू करने का काम करेंगे। उसके बाद तब अब मैं कितना अब बस तो तब मैं आप लोगों को मेरा
मेरा गला भी बैठ गया है। तो तब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस देश में भारत निर्माण कैटेगरी को लाया जाए और इस देश की सरकारों में और सत्ता में बैठे हुए मैं खास करके बहुजन समाज के जितने भी मुख्यमंत्री इस देश में हैं, आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि वो अपने स्टेट में ये राष्ट्र निर्माता कैटेगरी को लागू करें और उसका 25% आरक्षण करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत देश को कोई विश्व गुरु बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है।